नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3, जिसका नाम आप पहले से ही जानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.5 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 तक का अध्ययन कर लिया है। इसमें आप जानते ही हैं कि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका एक रैखिक समीकरण युग्म हो गया और इस युग्म में हम x और y का मान प्राप्त करते हैं और यही हमारा आंसर होता है। इसी को सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा है दोस्तों। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि सीखा है। और क्या सीखा है? विलोपन विधि सीखा है। अब इस एक्सरसाइज में तीसरा विधि सीखेंगे, जो हमने बताया था कि क्या होता है, वज्र गुणन विधि। क्या होता है? वज्र गुणन विधि। इसका हम डिस्कस करेंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि का भी डिस्कस हमने डिटेल्स में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में किया था। लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करना है, इसलिए आपके माइंड में वो रिकैप हो जानी चाहिए जो चीजें हमें पता थी। तो देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का हम व्यापक रूप यहाँ पे लिखते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म कैसे है आप जानिएगा। सारे चर की देखिए, यहाँ पे चर की पावर वो एक है, ये चर की पावर एक है, चर की पावर एक है और एक है। तो जिस जिस समीकरण में चर की पावर एक होती है उसे आप क्या बोलते हो? रैखिक समीकरण बोलते हो। और युग्म कब बोलते हो? जब आपको एक साथ कितने समीकरण दिए होते हैं? रैखिक दो समीकरण दिए होते हैं, तो ये आपका युग्म हो जाता है। अब इसे अगर आपको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, किस विधि से? वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, तो इसमें आपको तीन कंडीशन में से एक कंडीशन आनी चाहिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तीन कंडीशन कौन कौन से होते हैं? तीन कंडीशन हमने बताया था कि अगर a1 और a1 को a2 से डिवाइड किया जाए और b1 को b2 से डिवाइड किया जाए और आपस में वो क्या है? बराबर ना हो, तो इसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है हमें। तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल प्राप्त होता है कैसे? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेखा बनेगा ग्राफ पे, वो ऐसे बनेगा। कैसा रेखा बनेगा? प्रतिच्छेद करते हुए। और आपको ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि रेखाएं आपस में एक दूसरे को जितने बार कट करेंगी उतने ही हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल प्राप्त होगा, केवल एक ही, यानी कि x का केवल और केवल एक मान प्राप्त होगा और y का भी केवल एक मान प्राप्त होगा। एक मान का मतलब एक संख्या, ये एक नहीं प्राप्त होगा, एक मतलब कोई भी आंसर एक ही प्राप्त होगा। तो ये रेखा क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि जब a1 को a2 से भाग किया जाए, b1 को b2 से भाग किया जाए और c1 को c2 से भाग किया जाए और तीनों के आंसर समान हो जाए। मान लीजिए इसका आंसर 2 आया तो इसका भी 2, इसका भी 2, तीनों आपस में बराबर हो गए, तो यहां पे हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जो रेखाएं हैं हमारी वो संपाती बनेंगी, इसी के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी। पहली रेखा ये होगी और इसी के ऊपर, तो देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को आपस में हर जगह काट रही हैं, पूरी रेखा को ही काट रहा है। तो हमने क्या बताया? जितनी बार कट करता है उतनी सॉल्यूशन होती है। तो इसमें देखिए अनेक सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक नहीं। और इसका रेखा ये बनेगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन हमने बताया था कि a1 को भाग किया जाए a2 से, b1 को भाग किया जाए b2 से और c1 को भाग किया जाए c2 से। ये दोनों तो बराबर आ जाए और ये बराबर ना हो। मान लीजिए इसका आंसर 2 आया, इसका भी आंसर 2 आया और इसका आंसर 3 आ गया, तो आप ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन यहां बराबर नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हमें युग्म का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। चित्र से भी इसको समझ लीजिए। आपको रेखाएं कैसे मिलेंगी?
ऐसे मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी। अब बताइए ये रेखा एक दूसरे को कभी कट करेगा? कभी नहीं कट करेगा। तो जब कट ही नहीं करेगा तो हमें कोई हल नहीं प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए आपको इन समीकरणों का हल निकालना है। मान लीजिए इसका एक हल निकल रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लीजिए इसका एक हल मिल गया आपको। क्या हल मिल गया? एक हल मिल गया। तो अब इसको वज्र गुणन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? x पूरे का बटा लिख लीजिए बराबर y पूरे का बटा लिख लीजिए और बराबर 1 पूरे का बटा लिख लीजिए। अब बताइए x का गुणांक दोस्तों क्या होता है? a1 होता है और यहाँ पे x का गुणांक a2 होता है। इन दोनों को छोड़ के बाकी के गुणांकों को लिख लेना है, y के और c1 c2 लिख लेना है। तो y के गुणांक क्या है? यहाँ पे b1 b2 है और c1 c2 हो गए। अब देखिए और ऐसे लगा देना है नीचे, इसको मॉड बोलते हैं। y के गुणांकों को अब छोड़ दीजिए, b1 b2 को छोड़ना है तो क्या हो गया? c1 c2 और a1 a2, c1 c2 a1 a2। फिर इसमें 1 में, अब 1 मतलब c1 c2 ये अचर पद हो गया, तो अचर पद को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे इसको जब नीचे को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, जैसे मान लीजिए ये b1 b2 और c1 c2 लिखा है, तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो देखिए b1, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो b1 c1 हो जाएगा, b1 c1। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? b2 c1। लेकिन यहाँ पे अपने आप क्या लगा देंगे? माइनस, एक फार्मूलेट टाइप का एक माइनस लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए ऐसे आपका लिखा है 2 3 1 4। अब इसको गुणा करके हल कर लेना है इसी टाइप का। तो देखिए इसका गुणा करिए, 8 हो गया, मतलब 2 गुणे 4 करेंगे ना ऐसे b1 c1, तो यहाँ पे आपका ऐसे 8 हो गया। फिर इसका करिए तो 1 तिक के 3 हो गया और बीच में क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। तो 8 - 3 बराबर 5 मॉड, तो बराबर इसको 5 लिख लेते हैं। इस मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में लिखी हो तो बाहर निकाल के उसको किस में कर देता है? प्लस में। जैसे अगर कहीं -5 लिखा हो और मॉड लगा हो ऐसे, तो ये बाहर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। इसको समझ लीजिए कि जादू का घर है, कोई भी चीज अंदर माइनस में होगा तो उसको निकाल के किस में दे देगा? प्लस में। इतनी चीजें आप याद रखिएगा तो आपका ये सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। ये आपका उदाहरण है इतना, और ये आपका वज्र गुणनखंड विधि का एक फार्मूला टाइप का बन गया। इसको फार्मूले के टाइप में आप याद रख सकते हैं, याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। आशा है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। देखिए पहले सवाल में लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इन तीनों में से या तो उस सवाल का अद्वितीय हल होगा, या तो कोई हल ही नहीं होगा, या तो अनेक हल होंगे, है ना। और हमें सॉल्व कब करना है? अगर हमारा दिया हुआ सवाल अद्वितीय हल की स्थिति में होता है। अद्वितीय हल की स्थिति में अगर हो जाए, उसे वज्र गुणनखंड विधि से हमें हल कर देना है, यानी उसे वज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान हमें ज्ञात कर देना है। और अद्वितीय हल की स्थिति आपकी कब आएगी? ऊपर देख लीजिए, अद्वितीय हल की स्थिति हमने कब बताया है? जब हमारा ये पहला कंडीशन हो जाए तो अद्वितीय हल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उस स्थिति में हमें इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला लंबा चौड़ा आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला, इससे वज्र गुणनखंड विधि से हमें सॉल्व कर देना है। तो चलिए अपने मुकाम पे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या होगा। सवाल आपका दिया हुआ है x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। अब हमें चेक करने के लिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो a1
का मान क्या होगा, a1 का मान समीकरण फर्स्ट में x का जो गुणांक होता है वो a1 का मान होता है, तो x का गुणांक क्या है 1, तो x के गुणांक को a1 बोलते हैं, a1 का मान 1 हो गया। y के गुणांक के समीकरण फर्स्ट में y के गुणांक को b1 बोलते हैं, तो b1 का मान आपका चिन्ह सहित बोलना है, तो -3 हो जाएगा, -3। और c1 का मान समीकरण फर्स्ट में -3। अब समीकरण सेकंड से देखिए, ये समीकरण फर्स्ट में हो गया, समीकरण फर्स्ट में। अब समीकरण सेकंड में a2 का मान क्या हो जाएगा 3, b2 का मान -9 और आपका c2 का मान -2। अब देखिए, अब हमें करना है a1 अपान a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, 1/3 आ गया। b1 अपान b2, b1 का मान -3 और b2 का मान -9, माइनस से माइन कट गया, 3 तिया 9, 1/3। और c1 अपान c2 बराबर -3/-2, माइनस माइनस कट गया, 3/2। तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई, इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई क्या, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। देखिए a1 अपान a2 का मान क्या है 1/3 है, b1 अपान b2 का मान 1/3 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन c1 अपान c2 का मान 3/2 है, तो ये बराबर आपका नहीं है। और अगर ये वाली कंडीशन आपको मिलती है तो इस वाले कंडीशन में हमारी रेखाएं कैसी बनती हैं, हमारी रेखाएं जो होती हैं वो पैरेलल बनती हैं, समांतर रेखाएं बनती हैं। और देखिए रास्ते, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, कहीं नहीं कट कर रही हैं, तो क्या इसका कोई हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये वो वाला कंडीशन बन गया। कौन सा कंडीशन बना, कंडीशन यहाँ आप देख लीजिए, आपके पास ये वाला कंडीशन बना, तो इसमें क्या, तो हमें युग्म को कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए युग्म का कोई हल नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है वज्र गुणनखंड विधि। इसका हल देखते हैं, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। आप चाहिए तो इस 5 को इधर ले आइए और चाहिए इस 8 को इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो उधर ही रहने दीजिए, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। समीकरण फर्स्ट से a1, b1, c1 का मान निकालिए। a1 का मान आपका 2 है, b1 का मान आपका 1 है और c1 का मान आपका 5 हो जाएगा। a2 का मान, ये समीकरण किस में है, सेकंड में हो गया। a2 का मान आपका 3 है, b2 का मान आपका 2 है और c2 का मान आपका 8 है। अब हमें निकालना है a1 अपान a2, ये आपका हो जाएगा 2/3, फिर b1 अपान b2, ये आपका हो जाएगा 1/2 और c1 अपान c2 का मान आपका हो जाएगा 5/8। तो इससे क्या कंडीशन हो रही है, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं है। तो अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 आपस में बराबर नहीं है तो हमें c1 और c2 की बात ही नहीं करनी है। अगर ये इतनी ही कंडीशन पहले मिल गई तो आप समझ जाएंगे कि इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। इसकी रेखाएं कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। और प्रतिच्छेद मतलब कि कहाँ पे, केवल एक बार कट करेगा, तो यानी इसका केवल एक हल होगा। फिर से आपको पे बैक ले चलता हूँ, यहाँ देखिए आपको यह कंडीशन प्राप्त हो गया, पहला कंडीशन, और हमें यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब इसे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए। वज्र गुणन विधि, यहां पे हम a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पुनः लिख लेते हैं आसानी के लिए। क्या है,
दो एक पाँच, दो एक पाँच, और क्या है, 3 2 8, 3 2 8। अब वज्रगुणनखंड विधि के लिए आप क्या जानते हैं, आप फार्मूला जो हमने आपको सिखाया है वैसा फार्मूला जानते हैं। तो आप क्या लिख लीजिए, x बटे, ज्यादा बड़ा लगा बना दिया हमने, ऐसे कर लीजिए। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b1, ये आपको याद होना चाहिए, b2 c1 c2, खट से लिखिए। फिर y पूरे का बटे c1 c2 और a1 a2। फिर 1 बटे a1 a2 b1 b2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, बी के बाद क्या आता है c, और c के बाद a, तो बी सी लिख लीजिए, फिर सी ए कर लीजिए, फिर ए भी कर लीजिए। देखिए बी सी हो गया, फिर सी ए हो गया, फिर ए भी हो गया। इस पैटर्न में इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए b1 b2 c1 c2 का। तो b1 देखिए, एक b1 का वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, 8, 1 2 5, x बटे 1 2 5 8 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2, 5 8 और a1 a2 का मान 2 3, 5 8 2 3, 5 8 2 3 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 b2 लिखना है, यानी 2 3 और 1 2, 2 3 1 2। इसको हमने कैसे हल करने को बताया था, इधर देखिए। अगर इसको हल करना है तो यहाँ पे हल करके मैं एक दिखा देता हूँ, 1 2 5 8। इसको कैसे आप हल करेंगे हमने बताया था, इसका इससे गुणा कर दीजिए तो 8 एक नम 8 हो जाएगा। फिर इसका इससे करिए, 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा। वो भी आपको फार्मूला क्या लगा, बीच का क्या लगा देना है, ऑटोमेटिक माइनस लगा देना है अपने आप से। तो ये कितना अंदर आ जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा। और हमने क्या बताया था, मॉड के अंदर कोई भी चीज माइनस में हो तो वो बाहर किस में दे देता है, प्लस में, यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे आपको सॉल्व करना है। हम इधर डायरेक्ट सॉल्व इसको करते हैं। इतना तो मैथमेटिक्स आपका गुणा भाग स्ट्रांग होगा ही। इसका इससे गुणा करोगे आपका क्या आ जाएगा, 8। फिर इसका इससे गुणा करोगे, 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। फिर बराबर y बटे 5 दिया 15, फिर 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा, और बीच का हमने माइनस लगा दिया, बराबर 1 बटे 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। फिर ये देखिए 3 एकम 3, और बीच का हमने माइनस लगा दिया। अब आपका x बटे यहाँ पे क्या आ गया, -2 बराबर y बटे यहाँ पे क्या आ गया, -1। फिर 1 बटे आपका क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब x बटे 2 हो गया, y बटे 1 हो गया, बराबर 1 हो गया। अब यहीं पे हमें x और y का मान निकाल लेना है। कैसे, ये वाला, ये देखिए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया मान लीजिए, और ये थर्ड हो गया। एक बार आपको फर्स्ट थर्ड को लेना है, यानी x और लास्ट वाले को ले लेना है, फिर y और लास्ट वाले को लेना है। देखिए x और लास्ट वाले को लेंगे तो किसका मान मिल जाएगा, हमें x का मान मिल जाएगा। और दूसरे और लास्ट वाले को, यानी y और लास्ट वाले को ले लेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट तथा, या देखिए फर्स्ट और सेकंड हमने समीकरण को मान लिया है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको a b और c मान लेते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं a तथा c से, a और c से हम क्या देख रहे हैं, देखिए a क्या लिखा हुआ है, x बटे 2, और c क्या लिखा हुआ है आपका 1। अब इसको सॉल्व करिए तो इसका मान क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब b तथा c से, b तथा c से, b आपका क्या है, y बटे 1, और c आपका क्या है, 1। तो इसका मान भी आप सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 1। देखिए y का मान 1 मिल गया और x का मान 2 मिल गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका हल। 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। समीकरण 1 से आपका a1 का मान कितना हो गया, 3
B1 का मान -5, C1 का मान 20। समीकरण 2 से A2 का मान 6, B2 का मान -10 और C2 का मान आपका 40 हो जाएगा। अब चेक करिए, A1 बटे A2 का मान क्या आ जाएगा, 3/6, यानी कि इसको 1/2 लिख सकते हो जब कट करोगे तो। फिर B1/B2 का मान क्या आ जाएगा, -5/-10, इसको भी आप 1/2 लिख सकते हो सॉल्व करने पे। C1/C2 का मान 20/40, यानी कि ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब के आंसर एक समान है, इसलिए सब बराबर है। और अगर सब बराबर है तो आपका रेखा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसी पे दोनों रेखा यानी संपाती रेखाएं बन जाएंगी। और संपाती रेखाएं बनती हैं तो दिए गए युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और हमें सालों कब करना है इसे वज्र गुणनखंड विधि से, जब हमारे पास अद्वितीय हल। ओके, तो यहाँ पे अनेक हल हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इस सवाल को छोड़ना होगा, हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा। इसका हल देखते हैं। x - 3y - 7 = 0, ये आपका समीकरण 1। और 3x - 3y - 15 = 0, ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट से क्या होता है, A1 = 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है। और B1 = -3 हो जाएगा, ये आपका -3 यहाँ पे। और C1 = -7। समीकरण सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, A2 = 3, B2 = -3 एंड C2 = -15। A1/A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। B1/B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/-3। कट पिट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और C1/C2 का वैल्यू -7/-15 हो जाएगा, तो इसको 7/15 लिख सकते हो। देखिए A1/A2 इक्वल B1/B2 का वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। अतः दिए गए युग्म का अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो हमें वज्र गुणनखंड गुणन विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। यहाँ पे हम A1, B1, C1, A2, B2, C2 का वैल्यू फिर से लिखेंगे। क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 1 - 3 - 7, 1 - 3 - 7, 3 - 3 - 15, 3 - 3 - 15। वज्र गुणनखंड विधि आपका पता है, x/B1, B2, C1, C2, y/C1, C2, A1, A2, 1/A1, A2, B1, B2। वैल्यू रख दीजिए B1, B2, C1, C2 का। तो देखिए -3 - 3 - 7 - 15, -3 - 3 - 7 - 15, y/-7 - 15 C1 C2 का मान और A1 A2 का मान 13 हो जाएगा, इक्वल 1/A1 A2 का मान 13 और B1 B2 का मान -3। इसको हल कर लीजिए। x/, देखिए इसका इससे गुणा होगा, 15 3 आपका 45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 45 आ गया। इसका देखिए 7 3 21 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 21 प्लस में लेकिन एक माइनस फार्मूले का होता है तो माइनस लग गया। इसको यहाँ पे आप समझ लीजिए, ना समझ पाए तो
-3 -3 -7 -15 है। इसको देखिए, ये 15 दिया 45 हो जाएगा। मॉड के अंदर -3 और -15 लिख दिया हमने, फिर एक माइनस फार्मूले का लगा दिया। अब इसको गुणा करना है तो -3 और -7, तो क्या हो जाएगा देखिए, 15 दिया 45 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस ऐसे लगा दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। देखिए वही चीज आ गया। इक्वल y अपान आपका यहाँ पे -21 हो जाएगा। और ये देखिए -15 एकम 15, लेकिन एक माइनस सूत्र का लगेगा और यहाँ पे माइनस आपका 15 हो जाएगा, बराबर 1/-3 और माइनस सूत्र का हमने लगा दिया, और 3 त्रिक का 9, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। इसको हल करिए, x बटे, ये देखिए जब 45 में से आप 21 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 24, बराबर y बटे आपका यहाँ पे -21 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -21 और प्लस 15 है तो आपका -6 बचेगा, और बराबर 1 बटे, ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 में से -3 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। तो x बटे 24 बराबर y बटे 6 बराबर 1/6, ये चीजें हो जाएंगी। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए। ac को पहले लीजिए, a तथा c से x बटे 24 बराबर 1/6, 24 इधर जाएगा, 1 के साथ में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 24/6, 6 चौके 24, x का मान आपको 4 मिल गया। फिर b तथा c से b का मान, b में क्या है y/6 बराबर 1/6, y/6 बराबर 1/6, 6 इधर जाएगा 1 के साथ में, तो y बराबर 6/6 कट गया, y का मान कितना आ गया 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। लिखा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि अपरिमित रूप से हल होंगे, यानी इस क्वेश्चन के अपरिमित रूप से हल होंगे, तो यानी कि हमें कंडीशन लगा देना है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, ये वाला हमें लगा देना है। इसी पैटर्न में तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2x + 3y = 7 और a - b x + a + b y = 3a + b - 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से हम a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। बताइए a1 मान का क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 2 हो जाएगा। b1 का मान मतलब y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक आपका क्या है 3 हो जाएगा। c1 का मान 7 तो है ही है, जिसमें x और y ना हो, तो 7 में ना x है ना y। फिर समीकरण सेकंड से a2 का मान, अब देखिए x यहाँ पे है ना, तो x का गुणांक टोटल ये हो जाएगा, तो a2 का मान आपका a - b हो गया। b2 का मान मतलब y का गुणांक, तो y ढूंढिए कहाँ पे लिखा है, ये देखिए y, तो y के बगल में जितनी भी चीजें लिखे हैं सब b2 का मान हो जाएगा a + b। और c2 का मान, c2 मतलब जिसमें x और y ना हो, तो देखिए इसमें x y कहीं नहीं है, तो ये c2 का मान हो जाएगा 3a + b - 2। अब चूंकि इस क्वेश्चन के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इस रैखिक समीकरण युग्म के, तो आप यहीं पे लिख दीजिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि क्या हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2 के।
तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अब इस पे जरा मान रखते हैं और देखते हैं मान रख के हमें क्या मिलता है। a1 और a2 का मान, तो देखिए a1 a2 का मान कितना है, a1 का मान 2 और a2 का मान a माइनस बी, तो 2 बटे a माइनस बी। b1 b2 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान 3 है और b2 का मान a प्लस बी, 3 बटे a प्लस बी, ये हो जाएगा यहाँ पे। और c1 c2 का मान आपका हो जाएगा 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, इतना मान हमने रख दिया। अब देखिए इसको आप ऐसे मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको इस तरह 2 मान लीजिए, और इसको यहाँ पे प्रथम 2 समीकरण ले लीजिए, प्रथम 2 समीकरण से मतलब इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। सबको इधर लाइए, तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0। तो आपका ये हो जाएगा माइनस a, आपका ये हो गया, देखिए 2a और में से 3a गया तो माइनस a, और प्लस 5b बराबर 0, और इसको लिख सकते हो a माइनस 5b बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण x। अब अंतिम 2 समीकरण से देखते हैं, अंतिम 2 समीकरण से, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड क्या है, देखिए 3 बटे ए प्लस बी और 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, 3 बटे ए प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी, 3 त्रिका 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। सॉल्व करिए, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0। देखिए 9a में से 7a घटाएंगे तो 2a बचेगा, और 3b 7b, तो माइनस आपका 4b बच जाएगा, और 6 को उधर ले जाइए तो ये बराबर 6 हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका a माइनस 2b बराबर 6, 2 3 6 हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर 3। ये आप समीकरण y मान लीजिए। समीकरण x को भी यहीं लिख लेते हैं साथ में, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b बराबर 0, ये समीकरण x था। अब बताइए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था। क्वेश्चन में देखिए x, a और b के मान ही तो ज्ञात करने थे। अब a और b के लिए हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म हो गया यहाँ पे। अब रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते थे, अब चाहे वज्र से कर दीजिए, वज्र गुणनखंड विधि से, चाहे आप प्रतिस्थापन से कर दीजिए, चाहे विलोपन से कर दीजिए। अगर विलोपन से करना है तो देखिए a और a सेम है, अगर हम दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें तो a विलुप्त हो जाएगा। समीकरण y से x को घटाने पर, तो देखिए आपका a माइनस 2b और माइनस a माइनस 5b बराबर 3 माइनस 0, a माइनस 2b माइनस a प्लस 5b बराबर 3, a से a कट गया आपका, ये 3b बराबर 3, तो b बराबर आपका 1 हो गया। b का मान आप चाहे जिसमें रख दीजिए, मान लीजिए b का मान समीकरण x में रखना चाह रहे हैं, तो b का मान समीकरण x में रखने पर, समीकरण x का क्या है, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5 गुणे 1 बराबर 0, a का मान आपका आ गया 5 और b का मान आपका आया है 1। अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 के मानों के लिए दिया गया समीकरण युग्म के क्या है, अपरिमित अनेक हल होंगे। इसी मान के लिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसके दूसरे क्वेश्चन में,
के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। समीकरण 1 से पहले a1 b1 c1 का मान लिख लेते हैं। a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर भी 1। समीकरण 2 से a2 का मान आपका है 2k माइनस 1, b2 का मान है k माइनस 1 और c2 का मान है 2k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा है समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसका कंडीशन याद करिए। कंडीशन याद होगा तभी ये सवाल लग सकता है। इसका कंडीशन मैंने बताया है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा हो जाए तो चित्र आपका कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं बनेंगी। अब देखिए समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी, और जब कहीं कट नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कोई भी हल ना होने के लिए, कोई भी हल ना होने के लिए क्या हो जाएगा आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2। मान रख दीजिए a1 का मान 3, a2 का मान 2k माइनस 1, b1 का मान 1, b2 का मान k माइनस 1, c1 का मान 1, c2 का मान 2k प्लस 1। अब प्रथम दो पद ले लीजिए। प्रथम 2 से क्या हो जाएगा 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1 हो जाएगा। 3k इस 2k को इधर ले आइए, माइनस 2k इस 3 को उधर ले जाइए तो बराबर माइनस 1 प्लस 3 के बराबर यहाँ पे आ गया 2। तो आप लिख सकते हैं अतः के बराबर 2 होने पर दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अतः के बराबर 2 होने पर दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन घिसा पिटा क्वेश्चन है, आप आंसर लगा सकते हैं खुद ही। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? देखिए जो विधि जिसको सरल लगेगा वो विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि आप खूब लगाए हैं, वज्र गुणनखंड विधि से आप इस एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। बहरहाल हम बता रहे हैं तो हमें दोनों से ही लगाना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप घबराइएगा मत। इसका हल करते हैं। 8x प्लस 5y, देखिए प्रतिस्थापन इसने बोल दिया तो इसका मतलब थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, देखिए प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या बोला था, किसी भी समीकरण को आप ले लीजिए। मान लीजिए समीकरण सेकंड लेते हैं तो समीकरण सेकंड से क्या है, समीकरण सेकंड 3x प्लस 2y बराबर 4। आप किसी भी एक चर को दूसरे चर के पद में लिखते हैं तो 3x बराबर 4 माइनस 2y हो जाएगा। x बराबर इसका क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y अपान 3 हो गया। ये आपका समीकरण थर्ड मान लीजिए। इस x का मान आप समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने समीकरण सेकंड को यहाँ ले लिया है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5y बराबर 9। तो 8 और x का मान आपका है 4 माइनस 2y बटे का 3 प्लस 5y बराबर 9। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 800 के आपका यह हो जाएगा 32 माइनस 8 दूनी 16y पूरे का बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। 3 5 आपका 15 हो जाएगा। अगर इसके बटे 1 लगा के सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 16y प्लस 15y पूरे का बटे 3 और बराबर 9।
ये 3 इधर जाएगा तो 9 से गुणा हो जाएगा, और 32 माइनस 16y और में से 15y जाएगा तो आपका 1y बचेगा, और बराबर उधर 27 हो गया। y बराबर माइनस वाई बराबर 27 माइनस 32, तो माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, -5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस y का मान आप समीकरण किस में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे। हम यहीं पे रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका है x बराबर 4 माइनस 2/3 और y की जगह y का मान रखते हैं 5 गुणे 5। x बराबर 8 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 5, यानी कि 4 माइनस 2 गुणे 5 का मतलब हो गया आपका 10 और बटे 3। x बराबर -6/3। ये आपका x का आंसर आ गया। आप चाहे इसको काट लीजिए, 2 आ गया, x बराबर -2। आगे चलते हैं, इसी को किससे सॉल्व करना है, अब वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। 8x + 5y बराबर 9। सवाल आपका क्या है, वज्र गुणन विधि यहाँ सॉल्व करेंगे। जो सवाल आपका दिया था वो सवाल आप एक बार फिर से ऊपर देख लीजिएगा। आपका सवाल था 8x + 5y बराबर 9, समीकरण आपका ये फर्स्ट था, और 3x + 2y बराबर 4 ये आपका समीकरण सेकंड था। समीकरण फर्स्ट से a1 b1 c1 का मान निकालिए। a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 4। ये किस समीकरण से है, ये समीकरण 2 से है। अब a1 बटे a2 का मान निकालिए। a1 बटे a2 का मान ही क्यों निकालना, आपको वज्र गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। तो आपका फार्मूला होता है x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 b2। x बटे b1 b2 का मान आपका 5 और 2 है, c1 c2 का मान आपका 9 और 4 है, बराबर y बटे 9 4, a1 a2 का मान 8 3 है, बराबर 1 बटे a1 a2 का मान आपका 8 3 है, b1 b2 का मान 5 और 2 है। इसको सॉल्व करिए, x बटे 5 और 4 का गुणा होगा तो 20 और -9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर y बटे 9 त्रिक आपका 27, फिर आपका इसका इससे होगा 4 और 32, बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 -3 बचे 15। अब इसको सॉल्व करिए, x बटे 2 बराबर y बटे, देखिए 32 में से 27 में से आपका 32 घटेगा तो यहाँ पे आपका -5 आ गया, और बराबर 1 बटे आपका यहाँ पे 1 आ गया। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। a तथा c से, a तथा c से क्या हो जाएगा, x बटे 2 बराबर 1, यानी कि x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया, और आपका b तथा c से, b तथा c से y बटे -5 का ये 5 हो जाएगा, बराबर 1, तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी हमें रैखिक समीकरण युग्म ही नहीं दिया है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कर दीजिए, यानी कि चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, और चाहे वज्र गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से आप लगा के इनका ज्ञात कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय, यानी मासिक व्यय मतलब 1 महीने का खर्च का एक भाग नियत है, यानी कोई एक भाग उसका क्या है, नियत कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है।
जब एक विद्यार्थी ए को जो कि 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। एक छात्र है, विद्यार्थी है, ए नाम है उसका, उसने 20 दिन भोजन लिया है और 1000 रुपया देता है छात्रावास व्यय के लिए। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो पूछ रहा है नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल आप सभी ने पिछली एक्सरसाइजों में भी देखा है। इसका हल और हल में सीधे मानेंगे हम। क्या पूछ रहा है? नियत व्यय। देखिए नियत व्यय फिक्स खर्च और प्रतिदिन का भोजन। तो माना नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन खर्च, और प्रतिदिन भोजन खर्च आप मान लीजिए वही है। अब विद्यार्थी ए के लिए बात किया है तो विद्यार्थी ए के लिए हम भी बात करते हैं यहाँ पे। पहले विद्यार्थी ए के लिए, ए के लिए क्या बात कर रहा है? देखिए वो कितने दिन भोजन लेता है? 20 दिन भोजन लेता है। तो विद्यार्थी ए के लिए भोजन लेने की अवधि क्या है? भोजन लेने की अवधि बराबर 20 दिन। इसलिए 20 दिन का भोजन खर्च बताइए कितना हो जाएगा उसका। देखिए प्रतिदिन भोजन खर्च कितना है हमने मान लिया है y, एक दिन का भोजन खर्च y, तो 20 दिन का भोजन खर्च 20y हो जाए। तो आप लिख सकते हैं इसलिए 20 दिन का भोजन खर्च 20y यहां के अनुसार। तो अब शर्त देखते हैं। शर्त के अनुसार देखिए शर्त क्या कह रहा है? 20 दिन का भोजन, 20 दिन भोजन करता है और छात्रावास में रहता है, ठीक है। तो एक भाई 20 दिन का भोजन भी करता है और छात्रावास में रहने के बावजूद वो 1000 रुपया देता है, जिसमें एक फिक्स रुपया देना पड़ता है। ये देखिए एक नियत भाग देना पड़ता है, तो नियत भाग भी देना पड़ेगा। नियत भाग हमने कितना माना है? x रुपया। तो x रुपया भी उसे देना पड़ेगा 20 दिन 20 दिन रहने के लिए, 20 दिन खाने के लिए, और ये 20y रुपया भी देना पड़ेगा, दोनों मिला के देना पड़ेगा। तो जो हमारा शर्त हुआ वो x रुपया हो गया और फिर प्लस 20y रुपया हो गया। तो ये दोनों मिला के वो कितना दे रहा है? 1000 रुपया दे रहा है हमारा a। तो ये हमारा एक अच्छा सा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब विद्यार्थी बी के लिए हम बात कर लेते हैं। विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए भोजन लेने की अवधि कितनी है? भोजन लेने की अवधि, इसका शायद 26 दिन था, ये देखिए 26 दिन है, तो इसका 26 दिन है। अब बताइए भोजन लेने का खर्च इसका कितना हो जाएगा? 26 दिन का 26y, इसलिए 26 दिन का भोजन खर्च 26y हो जाएगा। अब ये भी शर्त के अनुसार, वही चीज इसमें भी लगा दीजिए। शर्त के अनुसार एक नियत व्यय कितना है? x और प्लस 26y, और ये टोटल कितना दे रही है? यह दे रहा है 1180। ये आपका 1180 रुपये यहाँ पे हो गई आपका समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई का मान मिल जाएगा। एक्स वाई का मान ही आपका क्या है? नियत व्यय है और भोजन का खर्च है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको जो आपका इच्छा का है उससे सॉल्व कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट हम यहीं पे लिख देते हैं, x प्लस 20y बराबर 1000। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए अगर हम इसमें विलोपन विधि लगा दें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। विलोपन विधि मतलब एक को गायब करना पड़ेगा, x को अगर हम गायब कर दें, दोनों आपस में बराबर हैं तो आसानी से हमारा माना जाएगा। तो आप कहिए समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो x प्लस 26y माइनस x माइनस 20y बराबर 1180 माइनस 1000।
एक्स एक्स आपका कट गया, 26y में से 20y चला जाएगा तो 6y बचेगा, और बराबर उधर कितना बचेगा, 180 बचेगा, जब 1180 में से आप 1000 घटाओगे। तो y बराबर आपका कितना हो गया, 180/6, 6 18, y बराबर आपका आ गया 30। और y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर 400। यानी जो नियत व्यय है वो कितना आया हमारा, नियत व्यय हमारा 400 और भोजन खर्च 30 रुपया। अतः नियत व्यय 400 रुपया, भोजन खर्च ये कौन सा है, प्रतिदिन, जो हमारा आया है वो कितना है, 30 रुपया। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, ऐसे सवाल भी आपने लगाए हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न बताइए। तो इसका हल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें इसने हमें फ्री कर दिया है कि किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसने ये नहीं कहा है कि वज्र गुणन खंड विधि लगाइए, क्योंकि इस चैप्टर में हम वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं तो वही लगाना चाहिए, लेकिन इस सवाल में हमें फ्री कर दिया है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, अतः भिन्न x/y हो जाएगा। अब शर्तानुसार, शर्त हमारा क्या कह रहा है, भिन्न 1/3 हो जाती है हमारी, 1/3 जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश मतलब x से 1 घटाया जाएगा, यानी x माइनस 1 x/y लिख लीजिए, और अंश में अगर 1 घटा दें तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 1/3। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, y का गुणा यहाँ और 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो x माइनस 1 यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा बराबर y, 3x माइनस 3 बराबर y, 3x माइनस y, और 3 को उधर भेज देंगे तो बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः पुनः कोई शर्त कह रहा है, भिन्न हमारी 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। x/y हर में हमने 8 जोड़ दिया तो भिन्न हमारा 1/4 हो जाता है। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y बराबर 8। ये आपका द्वितीय समीकरण हो गया। अब देखिए, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों माइनस है, यानी कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को घटा दें तो हमारा विलोपन विधि आसानी से लग जाएगा। समीकरण फर्स्ट से समीकरण 2 को घटाने पर 3x माइनस वाई माइनस 4x प्लस वाई बराबर 3 माइनस 8। ये आपका y से y कट गया, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस एक्स, 3x में से माइनस 4x घटाएंगे तो, और बराबर उधर आ जाएगा -5, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 5 आ गया। इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण चलिए 1 में रख देते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 3 गुणे, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस वाई बराबर -12, तो y बराबर कितना आ गया आपका 12। अतः
भिन्न बराबर x बटे वाई। y का मान तो आपका 12 है, x का मान आपका क्या निकला है, देखिए x का मान आपका 5 निकला है, तो जो भिन्न हमारा होगा वो 5/12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सवाल। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर, 1 अंक की कटौती की गई, यानी माइनस मार्किंग थी 1 नंबर की। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो बताइए टेस्ट में तब कितने प्रश्न रहे होंगे। ठीक है, ये चीजें पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो देखिए सही उत्तर के अंक और गलत उत्तर के अंक हमें पहले मानना पड़ेगा, तो कुछ मान लिया जाता है। भाई सही उत्तर के टोटल तो हम पता नहीं है हमें, तो माना सही उत्तर के अंक x तथा गलत उत्तर के अंक y। माना सही उत्तर के अंक x तथा गलत उत्तर के अंक y। ओके, अब स्थिति फर्स्ट यहाँ पे क्या होती है, देखिए सही उत्तरों के अंक कितने हैं, देखिए 3 अंक मिले हैं, तो हमने 3x कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने x मान लिया है यहाँ पे। सभी सही उत्तरों के अंक, सभी सही उत्तरों के अंक आपका यहाँ पे हो जाएगा 3x। सभी गलत उत्तरों के अंक, सभी गलत उत्तरों के अंक कितना हो जाएगा, 1 गुणे y बराबर y हो जाएगा। देखिए जब टेस्ट में वो 40 नंबर पाया था तो उसका क्या होता, सब सही उत्तर पे उसे 3 अंक मिले थे, यानी सभी उसने उत्तर मतलब उसको टोटल 3 अंक मिले जितने उसने सही किए थे, और उसका टोटल 1 काटा गया जिसके उतने गलत गए थे, तो उस आधार पे हमने इसको लिखा है। तो आपका शर्त के अनुसार इसलिए जो हो जाएगा वो 3x। अच्छा, ये 3x सही उत्तर था और गलत उत्तर का तो उसका घटाया जाएगा ना, गलत उत्तर का अंक घटा दिया जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। टोटल उसका नंबर कितना आया है, 40 आया है। स्थिति फर्स्ट में देखिए सही उत्तर का अंक 3 मिला था, 1 कटौती कर जाएगी इसमें और उसके बाद 40 मिला था। ठीक, तो 3x माइनस वाई बराबर 40, ये स्थिति फर्स्ट का हमें मिल गया समीकरण। तो स्थिति सेकंड देखते हैं, इसमें सभी सही उत्तरों के अंक, सभी सही उत्तरों के अंक कितना है, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी कि ये 4x हो जाएगा, और गलत उत्तर पे ये देखिए 2 अंक की कटौती होती है। सभी गलत उत्तरों के अंक बराबर 2i, इसलिए क्या हो जाएगा 4x में से 2i घटा देंगे और टोटल तब इसको नंबर कितना मिला है 50, तो आपका बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस वाई बराबर 50, यहाँ काट देंगे तो 25 आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 25। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट भी यहीं पे लिख लेता हूं मैं। समीकरण फर्स्ट आपका क्या आया है, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर 40, ये आपका समीकरण फर्स्ट था। इसमें अगर हम विलोपन विधि लगाएं तो देखिए यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, आसानी से विलोपन लग सकता है, ज्यादा गुणा भाग से अगर बचना चाह रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई बराबर 40 माइनस 25, वाई से वाई आपका कट गया, आपका यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2x, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 15 हो गया, x बराबर आपका 15 आ गया। चलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रख के देखते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40,
3x माइनस वाई बराबर 40, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 3 आपका ये 45 हो जाएगा, 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, माइनस वाई बराबर -5 हो जाएगा, वाई बराबर 5। अब देखिए y बराबर आपका 5 आया है और x बराबर आपका आया है 15 और x आपका क्या है, सभी सही उत्तरों की संख्या, सभी सही उत्तरों की संख्या, और y क्या है, सभी गलत उत्तरों की संख्या, सभी गलत उत्तरों की संख्या। अब बताइए टेस्ट के कुल प्रश्नों की संख्या कैसे निकालेंगे, टेस्ट के कुल प्रश्न क्या होंगे बताइए, सोच के बताइए आप। टेस्ट के कुल प्रश्न क्या होंगे, टेस्ट के कुल प्रश्न ये होंगे सभी सही उत्तरों की संख्या और प्लस कर दें गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या। सही उत्तरों की संख्या आपको कितना आया है 15, गलत का कितना आया है 5, टोटल प्रश्न आपके कितने थे 20। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अच्छा प्रश्न है, देखिए एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, दो स्थान है, मान लीजिए ये लखनऊ है और मान लीजिए ये कोई है कानपुर, और दोनों मान लीजिए कितने किलोमीटर की दूरी पे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यहां से एक कार चलती है इधर की तरफ और यहां से एक कार चलती है इधर की तरफ एक ही समय पर। अगर यहाँ 10 बजे चलती है तो यहाँ से भी 10 बजे चलेगी। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों के ही दिशा में, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तथा यदि वह एक दूसरे की तरफ अर्थात विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल बताइए। देखिए इसका मतलब ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। के ही दिशा मतलब मान लीजिए इस दिशा में भी जा रहा है और बी से भी इसने इस दिशा में चला है, तो भिन्न भिन्न चाल, यानी इसका चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे भिन्न भिन्न चाल। तो दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद कहीं ना कहीं दोनों कारें एक दूसरे के बराबर चलने लगेंगी। और यदि वे एक दूसरे की तरफ अर्थात विपरीत, यानी कि ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी अपने से विपरीत दिशा में चल रही हैं दोनों एक दूसरे, तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं दोनों कार। तो दोनों कारों की चाल बतानी है हमें। तो इसका हल देखिए, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कार की गति या चाल पहले कार की और दूसरे कार की भी मान लेते हैं। माना एक कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना एक कार की गति x किलोमीटर प्रति आवर है तथा दूसरे कार की गति y किलोमीटर प्रति आवर है। हमने चित्र बनाया था, स्थिति फर्स्ट दिखाते हैं। स्थिति फर्स्ट के लिए यहाँ पे एक ड्राइंग ड्रा कर देते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहाँ पे आपका कार पहला है और यहाँ पे आपका कार दूसरा है। ये भी कार इधर ही चल रही है और ये भी कार इधर ही चल रही है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। इतना बात। और मान लीजिए ये दोनों ऐसे ऐसे चल के कहाँ पे मिल रही हैं, सी पे मिल रही हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ही ना, ये वही तो बात कर रहा है। तो अब देखते हैं, लिखिए कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी। अभी इसकी बात करते हैं। कार एक द्वारा तय
की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। अब ये बताइए दूरी आपका कितना है, यहां ए से लेके ये सी तक दूरी हो जाएगा। हम मिलने की तो बात कर रहे हैं कि कहाँ पे मिलेगी, तो दूरी तो आप ए सी लिख सकते हो। और चाल हमने पहले कार की क्या मान रखी है, x किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको x लिख सकते हो। और गुणे आपका समय कितना लगता है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। क्वेश्चन में समय दिया गया है 5 घंटे, यहाँ आपका 5 घंटा हो जाएगा। तो ये AC बराबर टोटल कितना हो जाएगा, x गुणे 5 मतलब ये 5x हो गया। अच्छा देखिए ये x किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, और ये आवर है तो आवर से आवर कट गया तो ये किलोमीटर आ जाएगा। अब कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी देखते हैं। कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, कार फर्स्ट तो यहां से तय करेगा और कार सेकंड बी से ही तय करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये बी से हो जाएगा। तो बी से सी तक ये करेगा ना, तो बी सी हो जाएगा। तो और लेकिन बराबर पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, चाल गुणे समय, फिर ये आपका बी सी बराबर आपका चाल और समय। तो इसका चाल हमने क्या माना है, y है, तो y और गुणे समय वही रहेगा आपका 5। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 5y। अच्छा देखिए BC को आप, ठीक इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम एक चीज यहां पे लिखने जा रहे हैं, AB बराबर AC माइनस BC लिख दिया हमने। कैसे, ये ध्यान से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या है, AB है, और यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, AC है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक AC है, AC में अगर हम इस BC को घटा दें, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से देखिए A लिया हमने A, और यहां पे हमने क्या ले लिया, C ले लिया। AC में से ये देखिए इतना ही को घटा दें तो कितना बचेगा, यही तो बचेगा, AB ही तो बचेगा। तो वही हमने लिखा है AB बराबर AC माइनस BC। AC में से अगर हम BC को घटा दें तो हमारा AB बचेगा, वही चीज हमने लिखा है यहां पे। अब देखिए तो AB बराबर AC का मान हमारा क्या है, 5x, और माइनस BC का मान क्या है, 5y। और AB कितना है, AB देखिए A से B तक हमारा कितना है, 100 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं 5x माइनस 5y बराबर 100। अगर इसमें से 5 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वाई बराबर 100, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब स्थिति सेकंड पे विचार करते हैं हम सभी। स्थिति सेकंड देखिए, स्थिति सेकंड के लिए हम दूसरा चित्र यहां पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे B है। टोटल कितना है हमारा, 100 किलोमीटर है, आप जानते हैं पहले से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हमारा कार फर्स्ट है और यहाँ पे हमारा कार सेकंड है। अब इस बार क्या हो रहा है, ये कार दोनों, ये कार इस दिशा में और ये कार इस दिशा में एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। और मान लीजिए कहीं यहाँ पे मिलता है, D पर मिलता है, ठीक है, चलने पे ये चल रही है और ये चल रही है, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, D पर मिल रहे हैं। ठीक, तो देखिए ऊपर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वह एक दूसरे की तरफ अर्थात विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे पश्चात मिलती हैं, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो स्थिति सेकंड में लिखते हैं 1 घंटे में कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी। देखिए 1 घंटे पश्चात, और हमने मान लिया है कहां पे कार, यहाँ पे मिलती हैं, D पे हमने मान लिया है मिलती हैं। तो बताइए 1 घंटे बाद
जो कार की दूरी होगी वो तय कहाँ से तय की गई दूरी हो जाएगी, ए से डी तक दूरी तय कर लेगा कि नहीं तय कर लेगा, तो बराबर एडी हमने लिख दिया। अब देखिए एडी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पहले कार का चाल क्या है, एक्स, और समय कितना लगता है, एक, तो एक्स गुणे एक बराबर एक्स ही हो जाएगा। 1 घंटे में कार सेकंड द्वारा कह सकते हैं, time travel 1 घंटे में कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, ये कितना तय कर लेगा बच्चों, ये बीडी तय करेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से आ रहा है तो 1 घंटे में बीडी तय कर लेगा। अच्छा, अब इसका जो है कितना हो जाएगा, इसका चाल हमने कितना मान लिया है, y, और समय 1 ही घंटा लगता है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा आपका, y गुणे 1 यानी कि y हो जाएगा। अब हम फिर यहाँ पे एक चीज लिखने जा रहे हैं, AB बराबर AD प्लस DB लिख सकते हैं। क्यों? देखिए ये पूरा जो AB है, अगर हम कैसे लिखना चाहें, AD को अलग कर दें और DB को अलग कर दें, दोनों को जोड़ देंगे तो AB बराबर आ जाएगा, वही चीज हमने लिखा है। अच्छा, AB कितना है हमारा, 100 है, टोटल 100 किलोमीटर है। AD का मान कितना है, x आया है, प्लस DB का मान कितना है, y है, या इसको ऐसे भी घुमा के लिख दो, x प्लस वाई बराबर 100। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। यही बनाने में आपको समस्या थी, ये बन गया तो इसको सॉल्व करके x y का मान ज्ञात कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण फर्स्ट था। आसानी से विलोपन विधि लगा दीजिए, देखिए y प्लस में है, y माइनस में है। समीकरण सेकंड तथा फर्स्ट को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 100 प्लस 20, y से y कट जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 120, तो x बराबर आपका हो जाएगा 60। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x बराबर 60 हो गया। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x माइनस वाई बराबर 20 है, x माइनस वाई बराबर 20, x का मान 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर माइनस 40, वाई बराबर 40 हो जाएगा। अब देखिए y हमने क्या माना था, कार सेकंड की गति, और x हमने क्या माना था, कार फर्स्ट की गति। x बराबर 60 आया है और y बराबर 40 आया है, तो आप लिख सकते हैं अतः कार फर्स्ट की गति 60 किलोमीटर पर आवर और कार सेकंड की गति 40 किलोमीटर पर आवर होगी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई कम कर जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई का हो जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। 2 कंडीशन दिया हुआ है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम सभी। देखिए इसमें ना हमें आयत की लंबाई पता है और ना चौड़ाई पता है, तो सबसे पहले वही मान लेते हैं। आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। ओके, इतना मान लिया। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एक्स वाई हो जाएगा। शर्त फर्स्ट यहां पे लगाते हैं। कह रहा है देखिए यहां से देखिए, यदि
लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, बढ़ाने का मतलब 3 जोड़ दिया जाए, और लंबाई में 5 घटा दिया जाए, तो जो क्षेत्रफल होता है वो 9 इकाई कम हो जाता है, वर्ग इकाई। तो यही चीज लिखना है। देखिए, लंबाई को 5 इकाई कम करना है, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है। तो शर्त फर्स्ट, लंबाई हमारा क्या है, x है, तो लंबाई को हमने 5 इकाई कम कर दिया, और गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई को हमने 3 इकाई बढ़ा दिया, तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, देखिए एक्स वाई। तो जो क्षेत्रफल हमारा है एक्स वाई वो हमारा कम हो जाता है, कितना, 9 कम हो जाता है। ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक्स का गुणा वाई से होगा, फिर 3 से होगा, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस में, देखिए एक्स वाई कट जाएगा आपका, 3x माइनस 5y माइनस 15 और प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0, 3x माइनस 5y और ये आपका कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब शर्त दूसरा देखते हैं। शर्त दूसरा हमारा क्या कह रहा है, देखिए, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी दोनों को बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बड़ा हो जाता है। लंबाई मतलब x को अगर हम 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को यानी y को अगर हम 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल हमारा होगा वो एक्स वाई आता है, तो ये कितना बढ़ जाता है, 67। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स वाई हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट भी यहीं पे लिख लीजिए, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण आपका फर्स्ट था। चलिए इसमें वज्रगुणनखंड विधि लगाते हैं। समीकरण फर्स्ट से a1 का मान कितना है, 3 है, b1 का मान -5 और c1 का मान -6। समीकरण सेकंड से a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान -61। क्या करते हैं हम, x बटे b1 b2, b1 का मान -5 और 3 है, -5 3, फिर c1 c2 का मान -6 और 61 है, -6 61 बराबर y बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, c1 c2 यानी -6 -61 हो गया, और b1 b2 यानी 3 और 2 बराबर 1 बटे 3 2, b1 b2 -5 और 3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x बटे, जब आप 61 पंचे करेंगे तो 305 और 6 त्रिक 18 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 18 बराबर y बटे -12 प्लस 61 3 आपका 180 हो जाएगा, 183, सॉरी 1 बटे 3 3 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर आपका ये 10 हो गया। आगे इसको सॉल्व करिए, तो x बटे आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 323 y बटे 171 1 बटे 19, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट तथा सेकंड से आपका x बटे 323 बराबर 1 बटे 19, तो x बराबर 323 बटे 19 हो जाएगा, और 19 1 कम 19 और 19 सत्ते ये पूरा कट जाएगा, 17 बार जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। अब ले लीजिए सेकंड तथा थर्ड,
से y बटे 171 बटे 1/19, y बराबर 171 बटे 19, 19 नहीं 171, तो आपका y बराबर 9 हो जाएगा। तो लंबाई आपका 17 x लंबाई था और चौड़ाई था। तो आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई 9 बराबर 9 इकाई, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 3 के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।